पेरिस वापसी का सफर खामोशी की इस चादर में लिपटा हुआ था जो सुकून नहीं बल्कि एक तूफान का पेशखदमा थी। जरी ने खुद को अपने ऑफिस और मीटिंग्स में इस कदर मसरूफ कर लिया था कि वो रात गए से पहले घर न लौटता। वो भाग रहा था, महवीन से नहीं बल्कि उस एहसास से जो इसे महवीन के पास देख कर होता था। एक रात जब पेरिस की बारिश खिड़कियों के शीशों पर रस कर रही थी, महवीन लाउंज में बैठी कुछ नोट्स दुरुस्त कर रही थी। घर के इस बड़े हिस्से में से इसकी पेंसिल की चलने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला और जरी अंदर दाखिल हुआ। इसका कोट गीला था और इसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन इसकी आंखों में वही पुरानी तेजी थी। आप भी क्या हैं? महवीन उठकर इसके करीब आई। इसने फितरी तौर पर अपना हाथ इसके कोट की तरफ बढ़ाया ताकि उसे उतारने में मदद दे सके। जरी वहीं रुक गया। जैसे ही महवीन की उंगलियां इसके कंधे को छुई, इसे एक करंट सा महसूस हुआ। इसने महवीन का हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी लेकिन तकलीफदेह नहीं। मत करो महवीन, इसकी आवाज बोझल थी। क्या मत करूं? आपका ख्याल रखना। महवीन ने हिम्मत से इसकी आंखों में झांका। हम एक ही घर में रहते हैं जरी साहब, आप कब तक मुझे एक साई की तरह नजरअंदाज करेंगे? जरी ने इसका हाथ छोड़ा नहीं बल्कि इसे अपने और करीब कर लिया। अब इनके दरमियान फासला इतना कम था कि महवीन इसके दिल की तेज धड़कन साफ सुन सकती थी। तुम साया नहीं हो, जरी ने सरगोशी की। तुम एक ऐसी हकीकत हो जिसे मैं कबूल नहीं कर पा रहा। ये मुआहदा, ये मेरी ढाल थी, लेकिन अब ये मुझे ही काट रहा है। महवीन ने महसूस किया कि जरी की सांसें इसके चेहरे पर थिरक रही है। इसने देखा कि जरी की नजरें इसके लबों पर ठहरी हुई। इस लम्हे में एक ऐसी कशिश थी जो किसी भी तहरीरी मुआहदे से ज्यादा ताकतवर थी। महवीन ने अपनी आंखें मूंद ली। वो इस समय की शिद्दत में बह जाना चाहती थी। जरी इसकी तरफ झुका। इसकी पेशानी महवीन की पेशानी से टकराई, लेकिन ऐन इस वक्त इसके अंदर का कंट्रोलर जाग गया। इसने एकदम महवीन को छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। ये गलत है, इसने हाँफते हुए कहा। हमने तय किया था कोई जज्बाती लगाव नहीं होगा। वो बगैर मुड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पीछे महवीन को इस अधूरी गुर्बत की तपिश में छोड़ गया। अगले चंद दिन जरीन के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आई। वो पहले से ज्यादा मुशाहिदा करने लगा था। जब महवीन फोन पर बात करती या जब वो अपनी किसी तालिबे इल्म के रिसर्च के बारे में बताती, जरी की नजर के चेहरे के उतार चढ़ाव पर जमी रही। एक शाम जरी ने महवीन को एक डिनर पर चलने को कहा। यह कोई कारोबारी डिनर नहीं था बल्कि एक निजी रेस्टोरेंट में बुकिंग थी। आज कोई तकलीफ नहीं है? महवीन ने हैरत से पूछा। वो सयाह मखमल के लिबास में बला की हसीन लग रही थी। नहीं, आज सिर्फ मैं और तुम है, जरी ने मुख्तसर जवाब दिया। रेस्टोरेंट के एक कोने में जहाँ शम्में जल रही थी, माहौल इंतहाई रोमांवी था, लेकिन इनके दरमियान की गुफ्तगू बेएहतियात के दायरों में थी। तुम्हारी रिसर्च कैसी जा रही है? जरी ने पूछा। अच्छी है, लेकिन मुझे फील्ड वर्क के लिए अगले माह लियोन जाना पड़ेगा, महवीन ने बताया। जरीन का हाथ जो कांटे पर था वही रुक गया। अकेले? जी, मेरे साथ यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा ग्रुप होगा, इसने आम से लहजे में कहा। जरीन ने महसूस किया कि इसके अंदर फिर वही आग लगी है। ग्रुप में वो तानियाई भी होगा? महवीन ने इसे देखा। इसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट आई। शायद वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जरीन ने गिलास मेज पर इतनी जोर से रखा कि पानी छलक गया। तुम नहीं जाओ? माजरत, महवीन के लहजे में वकार था। आप मुझे काम से नहीं रोक सकते। मुआहदे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मुआहदे की बात मत करो महवीन, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो धाड़ा नहीं था, लेकिन इसकी आवाज की गूंज पूरे मेज पर फैल गई थी। कागजी शौहर, जरी साहब, आपने खुद ही तो कहा था कि निजी जिंदगी में हम आजाद हैं। महवीन ने अपनी बात मुकम्मल की और उठ खड़ी हुई। अगर आपको मेरी आजादी से मसला है तो पहले इस मुआहदे को फाड़ दें जो आपने खुद बनाया था। वो वहां से चली गई और जरी वहां बैठा अपने ही अना के बिखरे हुए टुकड़ों को देखता रह गया।
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ مہوین کو کھونے سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر اسے اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے خلاف کھڑا کر رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورے ولا میں سناٹا تھا۔ زرین اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظر سامنے رکھی فائل پر نہیں تھی۔ وہ اس منظر کو یاد کر رہا تھا جب مہوین ریسٹورنٹ سے نکل کر گئی تھی۔ اس کا وقار، اس کا غصہ، اس کی سچائی، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اٹھا مہوین کی کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے سوتا ہوا پائے گا، لیکن جب اس نے دستک دی دروازہ فوراً کھل گیا۔ مہوین کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ اسے دیکھ کر زری کا سایہ غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ مہوین، اس نے انتہائی نرمی سے پکارا۔ مہوین نے رخ موڑ لیا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ زرین نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑا ہو گیا کہ مہوین کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس بار کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ اس نے بہت نرمی سے مہوین کے گال پر پڑے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ مہوین کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے زری کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب سر مہری نہیں بلکہ پکار تھی۔ میں تمہیں لیون جانے سے نہیں روک رہا، زری نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں نے کبھی نہیں سیکھا کہ کسی کو اپنا کیسے بناتے ہیں مہوین، میں نے صرف جیتنا سیکھا ہے۔ مہوین نے اپنا ہاتھ زری کے ہاتھ پر رکھا جو ابھی تک اس کے گال پر تھا۔ جیتنے اور اپنانے میں بہت فرق ہوتا ہے زری۔ اس لمحے زری نے اپنا سر جھکایا اور مہوین کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جو شہوت سے پاک اور جذبات سے بھرپور تھا۔ یہ خاموش وعدہ تھا، ایک ایسا اعتراف جو زبان سے نہیں ہوا تھا لیکن جس نے ان کے درمیان کی تمام دیواروں میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ مہوین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس تپش کے حوالے کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔